आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, हिंदी इलेक्टिव का जो चैप्टर है आपका खाव उजाड़ सभ्यता, अपना मालवा वाला जो चैप्टर है, इससे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और साथ ही साथ 2 नंबर में और 3 नंबर में भी क्वेश्चन रहने वाला है, डेफिनेटली रहेगा। इसकी गारंटी पूरी है, मॉडल पेपर के ब्लूप्रिंट के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, इस चैप्टर के समरी को पूरे डिटेल से समझ लेना है, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। इसके बाद इस वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन और 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन यहां पर करवाने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और समझिएगा क्वेश्चन के आंसर को, तभी आपको एग्जाम में समझ में आएगा और लिख पाओगे। जो चैप्टर आपका खाव उजाड़ सभ्यता, इसका हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर जो विद्यार्थी नए हैं और उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हिंदी इलेक्टिव का प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को पहले देख लीजिए। देखने के बाद इस वीडियो को अगर देखिएगा तो और बेहतर से समझ में आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपका, अपना मालवा खाव उजाड़ सभ्यता में पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद है, विश्वनाथ त्रिपाठी है, या फिर प्रभाष जोशी, या फिर संजीव है? मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था प्रभाष जोशी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, दूसरा नंबर, लेखक ने मालवा प्रदेश की किस विशेषता को रेखांकित किया है? पहला ऑप्शन देखिए, मालवा प्रदेश की मिट्टी, नदियों का उद्गम और विस्तार। तीसरा आपका, मालवा के लोगों के रहने और जीने का ढंग, या फिर मालवा की संस्कृति और बारिश, या फिर इनमें से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। लेखक ने मालवा प्रदेश की विशेषताओं को रेखांकित किया है, जैसे कि मालवा प्रदेश की मिट्टी के बारे में बताया है, नदियों के बारे में बताया है, उसके उद्गम के बारे में और नदियों का विस्तार किस तरीके से है, और साथ ही साथ मालवा के लोगों के रहने और जीने के ढंग के बारे में बताए हैं, मालवा की संस्कृति और वहां की बारिश की व्यवस्था, ये सारे चीजों के बारे में लेखक क्या करते हैं, इस चैप्टर में रेखांकित करते हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए, लेखक के अनुसार खाव उजाड़ सभ्यता का क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन आपका, खूब खाना पीना और एक स्थान से उजड़कर दूसरे स्थान पर बस जाना। बहुत ही कॉमेडी वाला ये ऑप्शन है ना। आगे देखिए, जीवन मूल्यों की परवाह किए बिना विकास की अंधी दौड़ में शामिल होना, या फिर धार्मिक अंधविश्वास का हिस्सा बनना, या सभ्यता के नाम पर मनमानी करना। तो इसका सटीक आंसर होता है, यानी ये जो आपका टॉपिक है खाव उजाड़ सभ्यता, इसका सटीक आंसर होता है जीवन मूल्यों की परवाह किए बिना विकास की आंधी दौड़ में शामिल हो जाना। जैसे हम लोग फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि इससे हमारा विकास हो रहा है, हमारा अर्थव्यवस्था सुधर रहा है, पैसा कौड़ी आ रहा है, काम लग रहा है, सभी को रोजगार मिल रहा है। लेकिन रियल में ये चीज है क्या? एक उजाड़ू सभ्यता है। हमारा जो वातावरण है, पर्यावरण है, वो खत्म हो रहा है। विषैले जो गैस निकलते हैं फैक्ट्री वगैरह से, जिस कारण से हमारे जीवन की मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, नगदा स्टेशन पहुंचने पर मीना जी ने लेखक को क्या जानकारी दी? तो इसका जो उत्तर है वो पहला में ही है, यानी अत्यधिक वर्षा के कारण सोयाबीन की फसलों के नष्ट होने की क्या जानकारी दी थी नगदा स्टेशन पहुंचने पर मीना जी ने लेखक को? कि ज्यादा बारिश होने के कारण सोयाबीन की फसल नष्ट हो चुकी है, इसी की जानकारी दी थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, लेखक अब पहाड़ क्यों नहीं चढ़ पाएंगे? शहरी जीवन के कारण, अधिक आयु होने के कारण, यानी अधिक उम्र होने के कारण, पत्नी के साथ होने के कारण, अभ्यास ना होने के कारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिक आयु यानी अधिक उम्र होने के कारण कभी पहाड़ नहीं चढ़ पाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, मालवा में होने वाली बरसात का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मालवा में जो बारिश होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? गेहूं और चने की फसल अच्छी होने की आशा में लोग प्रसन्न हो जाते हैं, या फिर नदियों में उमड़ता पानी और लहलहाती फसलों को देखकर संपन्नता का आश्वासन मिलता है, या फिर सोयाबीन की फसल नष्ट हो जाती है, या फिर इनमें से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सारे रीजन मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, याद कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर से आपका आ जाएगा सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, ध्यान से समझना है क्वेश्चन के आंसर को। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या असर पड़ता है? यानी बहुत ज्यादा सभी जगह मालवा के जगहों सभी जगहों पर वर्षा होती है, बहुत तेज वर्षा होती है, लगातार वर्षा होती है, कई दिनों से वर्षा होती है। तो उस कारण से क्या उनके जनजीवन पर प्रभाव पड़ता है, यहां पर आपको उत्तर लिखना है। जो भी विद्यार्थी पिछले वीडियो को अगर देखे होंगे और अगर उसको जरा भी अमल कर लिए होंगे यानी याद कर लिए होंगे, तो एग्जाम में वह कुछ भी लिख कर आएंगे जो उनके दिमाग में है अपनी लैंग्वेज में, तो नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं क्वेश्चन को रट्टा मत मारिए, समझिए। तो देखिए यहां पर बारिश का क्या रीजन होता है जनजीवन पर। मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तो वहां बहने वाली सभी नदियां, तालाब,
बावड़िया और नाले आदि पानी से भर जाते हैं। उन्हें देखकर गजब की विपुलता की आश्वस्ति मिलती है। यानी उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यार चारों तरफ ऐसा हाल हो गया है कि अब ना ही आने का रास्ता है ना ही जाने का रास्ता है। सबको उल्लुक बुल्लुक जैसा महसूस होने लगता है कि यार अब करे तो करे क्या। दूसरे, जल स्रोतों के जीवन रहने से धरती में पानी, यानी दूसरा रीजन क्या है, इधर तो नुकसान हो रहा है लेकिन दूसरा में क्या हो रहा है कि फायदा भी हो रहा है। क्या हो रहा है, जल स्रोतों के जीवंत रहने। जल स्रोत कैसे, जैसे अगर वर्षा होती है तो जो भी जल स्रोत है उसमें जल भराव हो जाता है, और वर्षा होने से क्या होता है, जहां से हम लोग पानी लाते हैं तो उसका भी स्रोत ऊपर आ जाता है और उसकी कमी नहीं होती है। और पहाड़ की काली मिट्टी प्रचुर अन्न पैदा करती है और वर्षा होने के कारण क्या होता है, लोग फसल का उत्पादन करते हैं। मालवा में बारिश एक उत्सव जैसी माहौल लाती है। हालांकि कभी कभी जब यह ज़्यादा हो जाती है तो लोग कुछ परेशान और अस्त व्यस्त भी हो जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर मालवा के लिए बरसात की झड़ी का बने रहना एक सुखद अनुभव है। हालांकि इससे कुछ नुकसान है, चारों तरफ पानी भर जाता है, आने जाने में दिक्कतें होती है, लेकिन किसानों को फायदा भी होता है। थोड़ा बहुत परसेंटेज किसानों को भी नुकसान होता है, कुछ फसलें गल जाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो 70% वर्षा होने से फायदा ही होता है मालवा में और 30% हानि होता है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन का उत्तर। हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले के ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे। आज के इंजीनियर का कहना यही चीज़ है, सोचना यही चीज़ है, इस लेखक के द्वारा बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए, आखिर ऐसा रीज़न क्या है। आज के इंजीनियर पश्चिमी शिक्षा जैसे कि अमेरिका, यूरोप वगैरह में वो क्या करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, शिक्षा हासिल करते हैं। आज के जो इंजीनियर हैं शिक्षा पद्धति से शिक्षित किए गए हैं। उन्हें घुट्टी देकर यह बात समझाई गई है कि पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश पश्चिमी पुनर्जागरण के कारण फैला है। मतलब उन्हें ये चीज़ घोलकर पिलाया जाता है, जो सारा नॉलेज है, शिक्षा का नॉलेज, वो सारा इधर जो आपका पश्चिमी शिक्षा पद्धति है उधर से ही हासिल हुआ है। भाई जिधर जाओगे ना, जिसके घर आप जाओगे ना मेहमान, तो आप उसी के घर की तारीफ करोगे और उसके घर वाले अपने एरिया की तारीफ करेंगे, चाहे वो एरिया खराब हो या अच्छा हो। सच्चाई यही चीज़ है। वही चीज़ यहाँ पर जो पश्चिमी शिक्षा पद्धति से इंजीनियर बनते हैं ना, तो उनको घोल कर पिलाया जाता है कि सारी जानकारी आपको इधर से ही मिलती है और इतिहास में भी इधर से ही सारी जानकारी हासिल की गई है। बाकी पहले के टाइम में लोगों को नहीं पता था। इनका यह मानना है कि इससे पूर्व भारत में ज्ञान का लवलेश नहीं था, भारत वाले बेवकूफ थे, ये इनका मानना है। लेकिन ये लोग इतने मूर्ख हैं, इनको पता नहीं कि भारत सोने की चिड़िया, अर्थव्यवस्था में सोने की चिड़िया कहलाती थी। भारत जो है वो आपका विश्व गुरु कहलाता था। दूसरे देशों से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। क्यों आते थे भाई, कुछ तो बात होगा ना, कुछ तो यहाँ पर ज्ञान वर्जन होगा, यहाँ की जो गुरुवे थे उनके अंदर कुछ तो क्वालिटी होगा। तो ये चीज़ है, ठीक है, ये इंजीनियरों का मानना है। क्यों, इसका रीज़न है कि वो पश्चिमी शिक्षा पद्धति से शिक्षित हुए हैं। इसी मानसिकता के कारण वे यह समझते हैं कि वे पानी का बेहतर प्रबंधन जानते हैं। यानी इसी के कारण से वो अपने में फूले समाये हैं कि हमसे बेहतर कोई पानी का प्रबंधन नहीं जानता। इससे पूर्व के भारतीयों को इसका ज्ञान ही नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, क्यों और कैसे। क्वेश्चन देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। हमारी आज की सभ्यता, जो आज की सभ्यता वर्तमान टाइम में इन नदियों को गंदे पानी की नाली बना दे रही है। आखिर क्या रीज़न है, देखिए यहाँ पर इसका उत्तर है, हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को गंदे पानी के नाले बना रही है। इसका कारण है आज का औद्योगिक विकास। ये क्वेश्चन के आंसर में नहीं लिखोगे तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैक्ट्री का जो विकास हो रहा है, इस कारण से ही नदियों में गंदगी फैल रही है। उद्योगों का कूड़ा कचरा इन नदियों में गिर रहा है और नदियों के पानी को गंदला कर रहा है, यानी नदी के पानी को गंदगी भरी बना रही है। हम भी अपने शहर की गंदगी को इन नदियों में बहाकर इन्हें गंदे नाले के रूप में परिणित कर रहे, गंदे नाले के रूप में बदल रहे हैं, गंदगी को फैला रहे हैं। आज की औद्योगिक सभ्यता ने अपसंस्कृति को बढ़ावा दिया है। यह अपसंस्कृति नदियों की पवित्रता पर ध्यान नहीं देती। अब नदियों के प्रति माँ का जो भाव है, जैसे कि गंगा नदी हो गया तो गंगा माँ मानते हैं, उसी तरीके से हर एक नदियों को माँ के समान मानते हैं। ये हमारी आस्था है और वो आस्था अब तहस नहस हो चुकी है, क्योंकि हम ही लोग हैं जो नदियों को केवल वर्ड के लिए, हम लोग शब्द के लिए यूज़ करते हैं माँ, लेकिन सच्चाई क्या है, वहाँ पर कचरा कूड़ा, यहाँ तक कि पूजा पाठ करने वाली जो सामग्री है उसको जाकर बहा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आस्था खत्म हो चुकी है, ये भाव मिटता चला जा रहा है।
ठीक है। चलिए, तो ये हो गया उत्तर आपका। हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को कैसे गंदगी कर रही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 4 नंबर, अमेरिका की घोषणा है कि वह अपनी खाव उजाड़ जीवन पद्धति पर कोई समझौता नहीं करेगा, अपना मालवा के आधार पर इस घोषणा की टिप्पणी करे। तो देखिए यहाँ पर इसका टिप्पणी क्या है, अमेरिका जो है वो अपने जीवन के लिए कोई भी समझौता नहीं करेगा, ठीक है। वो जो कर रहा है वो अपने आप में उसको, वो जो कर रहा है वो सोच रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ। तो देखिए इसका उत्तर क्या आपका, अमेरिका का जीवन दर्शन यूरोप से मेल खाता है क्योंकि अमेरिका के लोग वस्तुतः यूरोप के प्रवासी के लोगों की संतान है। अमेरिका एक धनी देश है, वह अपने को धन बल से विश्व की महाशक्ति बन चुका है। अमेरिका अपने धन की सत्ता को खोना नहीं चाहता है, यह उसकी मजबूरी है क्योंकि वहाँ धन का बड़ा महत्व है। यही हाल यूरोप के विकसित देशों में भी है, लोग वहाँ पर पैसे को अहमियत देते हैं। नदी जाए भाड़ में, तालाब जाए भाड़ में, पर्यावरण जाए भाड़ में, कुछ मतलब नहीं है। जिस तरीके से भारत में प्रकृति को हम लोग पूजते हैं ना, वहाँ उससे कोई मतलब ही नहीं है, बस पैसे से मतलब है। लेकिन यह पश्चिमी जीवन पद्धति पृथ्वी के अस्तित्व के लिए संकट पैदा कर रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं जीवन के अस्तित्व के लिए, पृथ्वी के अस्तित्व के लिए संकट पैदा कर रहा है। यदि इसी तरह चलता रहा तो समस्त यानी पूरी पृथ्वी के लिए जो संकट होगा ना, उससे यूरोप और अमेरिका भी नहीं बच सकेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि वो भी पृथ्वी में ही है, एक छोटे से गोले में, और ये छोटा गोला का अगर वाट लगेगा तो भाई वो नहीं बच पाएंगे। इस प्रकार के विनाशील तत्व कार्यों पर तत्काल रोक लगानी चाहिए अमेरिका को और यूरोप को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, अब मालवा में वैसे पानी नहीं गिरता जैसा गिरता था, उसके क्या कारण थे। कहने का मतलब है जिस तरीके से पहले मालवा में बरसात होती थी अब नहीं होती है, इसका क्या रीज़न है उसको स्पष्ट करना है। देखिए, मानव आज हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है, मगर औद्योगिक क्षेत्र में यह विकास तीव्र गति से हो रहा है। हर क्षेत्र में तो विकास हो ही रहा है, लेकिन जो फैक्ट्री वाला क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें भी बहुत तेजी से विकास हो रहा है और इस कारण से वातावरण के लिए यह हानिकारक हो रहा है। और इन उद्योगों से निकलने वाली गैसों ने पृथ्वी के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस, समझ में आया ना, 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी है। हर मौसम की मात्रा और समय बदल गया है, वर्षा भी अब कम ही कम होती है, वर्षा भी अब कम होती है। इसके अलावा उन्नति के साथ साथ प्रदूषण की मात्रा भी काफ़ी अधिक हो गई है। उन्नति तो हुआ है, विकास तो हुआ है, लेकिन प्रदूषण भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण तीव्र गति से फैल रहा है। कारखानों एवं वाहनों के धुएं ने पर्यावरण को दूषित कर दिया है। ये धुएं भी वायुमंडल में जाकर वर्षा की मात्रा में असर डाल रहे हैं। तो ये रीज़न है जिस कारण से बरसात, जो मालवा है वहाँ पर वर्षा गिरती है तो कम गिरती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, अपना मालवा पाठ में लेखक का खाव उजाड़ सभ्यता से क्या तात्पर्य है, यूरोप और अमेरिका के इस सभ्यता के विकास में क्या भूमिका है। देखिए इसके क्वेश्चन के आंसर को पढ़ने में बहुत ही मजा लगेगा, ठीक है। अमेरिका और यूरोप की जीवन पद्धति खाव उजाड़ है। अमेरिका और यूरोप की जीवन जो पद्धति है, शैली है ना, वो खाव उजाड़ है। अब ये खाव उजाड़ का मतलब क्या है, खुद खूब खाओ और दूसरों को उजाड़ो। कितना बेहतरीन वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है। खाओ उजाड़ का मतलब क्या है, अमेरिका और यूरोप का इसी तरीके से जीवन शैली है, जीवन पद्धति है कि खुद खूब खाओ और दूसरों को उजाड़ो। इसमें उनका अपना स्वार्थ है, वे इस जीवन पद्धति पर कोई समझौता नहीं करना चाहते। धरती का वातावरण आज इसलिए गर्म हो रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी अनेक गैसों ने मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। इसमें यूरोप और अमेरिका की बड़ी भूमिका है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों सबसे ज़्यादा अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों से ही निकलती है। सबसे ज़्यादा अमेरिका और यूरोप जैसे देश ही धुआं छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। अमेरिका इन्हें रोकने को तैयार नहीं है। वह इस बात को मानता ही नहीं कि धरती के वातावरण के गर्म होने से यह सब गड़बड़ी हो रही है, तबाह हो जाएगा पृथ्वी। वह मानता ही नहीं है और वह इस खाव उजाड़ जीवन पद्धति पर कोई समझौता नहीं करने वाला है। इसलिए धरती के वातावरण के गर्म होने में इन देशों की बहुत बड़ी भूमिका और साझेदारी और भागीदारी है। चलिए, तो हो गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। प्रभाष जोशी ने इस रचना का शीर्षक दिया
अपना मालवा खाओ उजाड़ सभ्यता में, इस शीर्षक का आशय स्पष्ट करें। देखिए इसके क्वेश्चन को, आंसर को आप अगर लिखना चाहते हो अपनी लैंग्वेज में तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो को देखिए और उसी को अपनी लैंग्वेज में उतार दीजिए, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको पॉइंट वाइज बताया था, सारे टॉपिक वाइज मैंने बताया था, इस तरीके से टॉपिक रहता था और नीचे एक्सप्लेन कर देता था, तो उसी को आप टॉपिक वाइज कुछ कुछ अगर आप याद कर लोगे ना, या फिर सारे टॉपिक को एक एक लाइन भी डिफाइन कर दोगे, ज़्यादा नहीं, एक लाइन सारे टॉपिक को, तो वो नंबर मिल जाएंगे। तो उसको आप डिफाइन कर लीजिएगा उस वीडियो से। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, मालवा में विक्रमादित्य भोज और मुंज जैसे राजाओं ने पानी के रख रखाव के क्या प्रबंध किए थे। यूरोप और अमेरिका का मानना क्या था कि पहले भारत कुछ भी नहीं जानता था कैसे जल का प्रबंधन किया जाए, लेकिन यहाँ पर ये जो राजा थे विक्रमादित्य भोज और मुंज, इन्होंने प्रबंध किया, जल का रखरखाव किया। कैसे, देखिए, तालाबों तथा बावड़ियों का निर्माण। बावड़ियों वर्ड मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक कुएं के जैसा होता है, ठीक है। तो मालवा के विक्रमादित्य भोज और मुंज आदि राजा इस बात से परिचित थे कि इस पठारी क्षेत्र में पानी को रोक कर रखना बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने तालाबों और बावड़ियों का निर्माण कराया। दूसरे टॉपिक में भूमिगत जल का संरक्षण, इसमें आपको क्या लिखना होगा कि इन राजाओं ने तालाबों तथा बावड़ियों का निर्माण करके बरसात के पानी को इकट्ठा किया, एकत्रित किया, ताकि उस पानी का उचित प्रयोग किया जा सके और भूमिगत जल को जीवित रखा जा सके। इसमें भूमिगत पानी का बचाव हुआ और बरसात में व्यर्थ जो पानी बह जाने वाला था वह पानी का प्रयोग भी ठीक ठाक ढंग से हो सका। तो ये दो टॉपिक में आप इस आंसर को लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 9, अपना मालवा लेखक ने नर्मदा नदी की स्थिति का वर्णन किस प्रकार किया है, कि नर्मदा की स्थिति कैसी है। तो देखिए यहाँ पर पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। लेखक प्रभास जोशी कहते हैं कि नर्मदा नदी पर बांध का निर्माण हो रहा है, इस कारण से वह व्यथित है, वह हिलोरे लेकर बह रही है। कहने का मतलब है, कवि कहना चाहते हैं कि नर्मदा नदी इस तरीके से नर्मदा नदी है, अब ये नदी जो है वो लगातार धारा के समान बहना चाहती है। अब अचानक आप यहाँ पर एक बांध बना दिए हो तो वो कहीं ना कहीं इधर जाएगा इसका धारा और टकराकर हिलोरे लेगा, वापस आएगा, फिर वापस जाएगा। तो इस तरीके से हिलोरे ले रही है। किसी स्थान पर उसका तल दिख रहा है, यानी नीचे वाला जो जमीन है वो भी दिख रहा है, और कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है। नर्मदा में बार बार बाढ़ भी आ जाती है, और इन सब के बावजूद नर्मदा नदी में खूब पानी है और तेज गति से बहती भी जा रही है। भले ही वहाँ पर डैम का निर्माण हुआ है, ठीक है, बांध का निर्माण हुआ है, कहीं कहीं तो यह शांत और गंभीर रूप में भी बहती है। तो ये हो गया आपका लेखक के द्वारा नर्मदा नदी की स्थिति के बारे में क्या वर्णन किए थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम नदी को नदी नहीं माँ मानते हैं। भारत देश में जो रहने वाले लोग हैं उनका यह आस्था है कि नदियों को वह माँ मानते हैं। नर्मदा मैया है, उससे हम बने हैं। कथन के संदर्भ में लेखक का भाव स्पष्ट करें। लेखक जो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि नर्मदा मैया है, उससे हम बने हैं, तो इसको स्पष्ट करके आपको लिखना होगा। देखिए आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, हाँ हूबहू इसी तरीके से रट्टा मारना नहीं, आप पॉइंट्स देख लीजिए, बस आपको पॉइंट्स को ही याद करना है, उसके बाद आप इसको समझ लीजिए, उसके बाद आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर पहले पॉइंट पर आपको कैसे एक्सप्लेन करना है कि नदियों को क्यों मैया बोल रहे हैं यहाँ पर लेखक। संस्कारों को मान्यता, अब इसमें क्या लिखना होगा, हमारे देश में प्राचीन संस्कारों को बहुत मान्यता दी जाती है। हम बहुत पहले ही नदियों को माता के रूप में मानते आए हैं, क्योंकि इनका जल हमारा पोषण माँ के समान करता है। जैसे माँ हम लोगों को पोषण पालन करती है ना, उसी तरीके से नदियाँ भी पोषण पालन करती है। लेखक भी प्राचीन मान्यताओं तथा संस्कारों को पूरी तरह मानता है, इसलिए वह नर्मदा को मैया कहते हैं। दूसरे टॉपिक पर नदियों का महत्व, इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक नदियों के महत्व को स्पष्ट करता है। नदियाँ हमारे लिए जीवन दायिनी है। अब ये जीवन दायिनी कैसे है नदियाँ, क्योंकि नदियों के पानी को हम लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं, फसल में यूज़ करते हैं, सिंचाई करने के लिए। तो अगर नदी अगर ना रहे तो सोच लीजिए, तो ना फसल रहेगा, ना हम लोग पीने लायक पानी कहीं से यूज कर सकते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नदियाँ, इसलिए हम लोग जीवन दायिनी कहते हैं। उन्हीं के जल को हम पीते हैं तथा उसी के द्वारा अनाज उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारा जीवन निर्वाह होता है। इस प्रकार मानव जीवन में नदी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेखक स्वयं कहता है कि इससे हम बने हैं। और जाते जाते लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की
अपसभ्यता है। आप क्या मानते हैं इसके बारे में, ये लिखना है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाएगा ना, आप क्या मानते हैं, तो अपनी लैंग्वेज में अगर आप इस चैप्टर को पढ़े हो तो अपनी लैंग्वेज में कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की असभ्यता है, स्पष्ट करें। तो देखिए यहाँ पर कैसे आपको स्पष्ट करना है। लेखक को आज की विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अपसभ्यता इसलिए लगती है, जो आज की विकास की सभ्यता है ना, फैक्ट्री लगाकर बड़े बड़े फैक्ट्रियों को निर्माण करके हम लोग सोचते हैं कि विकास कर रहे हैं, तो उसको विकास नहीं मान रही है लेखक, बल्कि उसको उजाड़ की असभ्यता मान रही है। और इसलिए लगती है कि अंधाधुंध प्रगति और विकास की होड़ में हमने जीवन का पर्याय समझने जाने वाले जल, ठीक है, जो जीवन के लिए उपयोगी जल है और उसके भूसतही तथा भूगर्भही स्रोत, यानी जमीन के ऊपर में भी कहीं अगर गड्ढा रहता है, तालाब रहता है, कुआं रहता है, तो उसी को बोला गया है भूसतही, उस पर भी जल रहता है, और भूगर्भही यानी जमीन के भीतर से भी जो जल निकलता है, उन सभी स्रोतों को बड़ी हानि पहुंचा रहे हैं हम लोग। हमारी नदियां मृत प्राय हो गई है, मरने के जैसा हो गई है। आज वे जल वाहिनी के स्थान पर रासायन कचरा वाहिनी बन चुकी है। जहां जल बहना चाहिए था वहां पर आज के टाइम में कचरा, रासायन कचरा, ये सारे चीज बह रहे हैं। जगह जगह बने बांधों ने उसकी धाराओं को तोड़ दिया है और मोड़ दिया है। नदियों में क्या हो रहा है, बांध बनाकर उसकी धाराओं को मोड़ दिया जा रहा है, इधर या इधर, या फिर बिल्कुल तोड़ ही दिया जा रहा है, और धीमा किया है। भूगर्भीय जल का अंधाधुंध दोहन भी खतरनाक है। बहुत कुछ ऐसा ही हाल अन्य पर्यावरणीय घटकों का भी है। ये सभी संकट इसी उजाड़ की सभ्यता या औद्योगिक विकास की सभ्यता की देन है। हम लेखक के विचारों से पूर्णतः सहमत है। बिल्कुल हमें सहमत होना ही चाहिए। और अगर आप लोग 100% इस क्वेश्चन को समझ कर भी सहमत है तो मेरी बातों पर सहमत जरूर बनाइएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।